पूरे शहर में अचानक ज़ॉम्बी के वायरस फैल जाता है और इससे कुछ ही इंसान बच पाते हैं। और सबसे बुरी बात तो यह थी कि इस तबाही के बाद पैदा होने वाले सभी बच्चे वायरस के साथ पैदा हो रहे थे। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंसानियत खत्म होने वाली है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी में। दक्षिण सिटी में रहने वाला मार्क बचपन से ही अपने पिता के साथ एक सुनसान जंगल में रहता है। उसका कोई दोस्त नहीं है और उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके पिता हमेशा चुप रहते हैं और मार्क को बस दो ही बातें सिखाते हैं। वो कहते हैं कि जंगल के बाहर ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं और बचे हुए इंसान ज़ॉम्बी से भी ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। दिन में उसके पिता शिकार करने जाते हैं और मार्क को अपनी सुरक्षा के लिए एक बंदूक दे जाते हैं। मार्क का पूरा बचपन गाने सुनने और किताबों में बीतता है। हालांकि उसकी कहानी की किताब बहुत पुरानी हो चुकी थी, फिर भी मार्क को उसे पढ़ना बहुत ही पसंद आता था। और उस किताब में एक जादुई परी भी थी। मार्क के हाथ पर बचपन से ही एम की निशान बना हुआ था और मार्क मानता है कि ये जादू का प्रतीक है और उसके नाम का पहला लेटर भी है। तभी एक दिन जंगल में घूमते हुए मार्क को एक लोहे का कैंप वैन दिखाई देता है। उसे डर लगता है कि अंदर कोई होगा, इसलिए वो पास नहीं जाता। लेकिन जिज्ञासु मार्क अगली सुबह पानी भरने के बहाने फिर से वैन के पास जाता है और वो हिम्मत करके चुपके से अंदर घुस जाता है। अंदर सब कुछ साफ सुथरा था, जहाँ तक कि बच्चों के खिलौने भी थे। इसे लगता है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई रहता है। तभी अचानक अंधेरे में एक परछाई दिखाई देती है और मार्क बुरी तरह डर जाता है। लेकिन पास आकर उसे पता चलता है कि वो एक बच्चा है। उस बच्चे की दोस्ती भरी हरकत देखकर मार्क को अपनी हेडफोन निकालकर उसे दे देता है। पहले तो लड़का भी डर जाता है, लेकिन जब वो खूबसूरत संगीत सुनता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों ही बच्चे जल्द ही दोस्त बन जाते हैं। इस लड़के का नाम मिकी है और वो अच्छे व्यवहार वाला था। विदा लेने से पहले वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सबसे मन पसंदीदा खिलौना मार्क को दे देता है। हालांकि वापस जाते समय मार्क को अचानक लगता है कि कोई उसे घूर रहा है। वो जंगल में छिपना चाहता है, लेकिन तभी बंदूक लिए एक औरत उसे रोक देती है। लेकिन जब वो मार्क के हाथ में खिलौना देखती है तो उसके रवैया तुरंत बदल जाता है। वो प्यार से मार्क को जल्दी घर जाने के लिए कहती है और यहाँ तक कि उसे जंगली फल भी दे देती है। मार्क समझ जाता है कि ये औरत मिकी का माँ है। माँ बेटे को गले लगते देखकर मार्क को थोड़ी जलन होती है। घर वापस आकर वो खिलौना छुपा देता है, लेकिन वो पानी भरना भूल जाता है, जिसके लिए उसे पिता उसे डांटते हैं। तभी वो आगे बढ़कर अपने पिता को गले लगा लेता है, लेकिन अगले ही पल उसके पिता उसे दूर कर देते हैं। इसके बाद मार्क कई बार मिकी की माँ से मिलता है। उसकी ममता भरी बातें उसे अपनी माँ की याद दिलाती थी। एक दिन रात के समय में वो आखिरकार हिम्मत करके अपनी माँ के बारे में पूछता है, लेकिन उसके पिता बस चुप रहते हैं। तो मार्क आगे पूछने की हिम्मत नहीं करता। वो चुपचाप खिड़की के पीछे छिपकर देखता रहता है। उसके पिता बाहर छिपकर एक वीडियो देख रहे हैं। अगली सुबह उसके पिता हमेशा की तरह शिकार करने के लिए निकलते हैं। अचानक उसे अजीब चीखे और गोलियों की आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो अपने बेटे को कहीं छिपने के लिए कहता है और खुद बंदूक लेकर देखने चला जाता है। मार्क घूमकर झोपड़ियों के पीछे छिप जाता है और उसे मिकी की माँ थोड़ी दूर पर घायल अवस्था में दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद उसके पिता बंदूक लेकर उसी तरफ जाते हैं और उसे गोली मार देते हैं। ये देखकर मार्क डर जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके पिता इतना क्रूर हो सकते हैं। वो तुरंत घर भाग जाता है और बिस्तर पर लेटकर सोने का नाटक करता है। उसके पिता घर आ जाते हैं और उनका मूड बहुत खराब होता है। वो बार बार कहते हैं वो आ गए हैं। मार्क हेडफोन लगाकर ऐसा दिखाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसने अंदर की जिज्ञासा बढ़ती जाती है। जब उनके पिता सो जाते हैं तो वो चुपचाप उनका वीडियो कैमरा उठाकर ले जाता है। उसमें उनके परिवार की खुशहाल यादें थी। उस समय मार्क पैदा नहीं हुआ था, लेकिन उसकी एक बड़ी बहन भी थी। अगली वीडियो में उसकी माँ डरी हुई और परेशान दिखती है। वो मार्क से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और फिर उसके पिता की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। इसके बाद वीडियो बंद हो जाता है। मार्क को शक होता है कि उसके पिता उसकी माँ को मार डाला। विद्रोह की भावना अब और नहीं दबती। जब उसके पिता गहरी नींद में थे तो वो उन्हें बांध देता है और बैग पैक करके और चुपचाप घर से निकल जाता है। और वो आसानी से अपने दोस्त मिकी को भी ले जाता है और उसे जंगल में भागने के लिए कहता है, लेकिन मिकी अपने माँ के इंतजार करना चाहता है। मार्क को अपने दोस्त के लिए बुरा लगता है, इसलिए वो सब सच बता देता है। मासूम मिकी गुस्सा नहीं होता, बल्कि उसे गले लगा लेता है, जिससे मार्क को पहली
पहली बार किसी के गले लगने का एहसास होता है। अब दोनों बच्चे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक मार्क रुक जाता है। वो बचपन से अपने पिता के साथ रहता है, इसलिए उसे खतरे का अंदाजा हो जाता है। वो मिकी को झोपड़ियों के पीछे छिपा देता है और वो अचानक सामने आए ज़ॉम्बी से बच जाते हैं। दोनों लड़के भागते रहते हैं और रास्ते में उन्हें एक टूटी हुई कार दिखाई देती है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के अंदर घुस जाते हैं। हालांकि थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी का एक बड़ा झुंड उन्हें घेर लेता है। ऐसा लगता है कि अगले पल ही वो कार को पलटा देगा। जब दोनों बच्चे डर रहे होते हैं तो बाहर अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है। एक एक करके ज़ॉम्बी गिरते जाते हैं। कार का दरवाजा खुलता है और मार्क के पिता दिखाई देते हैं। दरअसल सुबह उठने पर उन्होंने देखा कि उनका बेटा गायब है। उन्होंने तुरंत अपनी हथकड़ी तोड़ी और अपने शिकार के अनुभव के आधार पर जल्दी ही मार्क के भागने का निशान ढूंढ लिए। शुक्र है कि वो जल्द ही पहुंच गए और खतरे के समय अपने बच्चे को बचा लिया। पिताजी मार्क को गोद में उठा लेते हैं और ये देखकर राहत की सांस लेते हैं कि उसे कोई चोट नहीं आई। तभी दूर से फिर ज़ॉम्बी की चीखें सुनाई देती है। उसके पिता बिना देर किए अपने बेटे को चीख कर तेजी से वहां से निकल जाते हैं। मार्क मिकी को भी अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन पिता उसकी बात को अनसुना कर देता है। इसलिए वो अपने पिता का हाथ छुड़ा लेता है और पहली बार जोर से चिल्लाता है। पिताजी अविश्वसनीय रूप से अपने बेटे को देखते हैं। वे कुछ समझाना चाहते थे, लेकिन ज़ॉम्बी पास आ रहे थे, इसलिए वे अपने बेटे को एक पेड़ के जड़ के पीछे छिपा देते हैं और फिर बंदूक लेकर ज़ॉम्बी से लड़ने चले जाते हैं। मार्क हिम्मत करके खड़ा हो जाता है और दूर से देखता रहता है कि उसके पिताजी बहादुर से ज़ॉम्बी को मार रहे हैं और धीरे धीरे मिकी की कार की तरफ बढ़ रहे हैं। मार्क को उम्मीद जगती है कि शायद उसके पिता उतने बुरे नहीं हैं जितना उसने सोचा था। हालांकि अगले ही पल एक ज़ॉम्बी लड़खड़ाता हुआ पास आ जाता है। वो बहुत करीब है और उसके पास भागने का समय नहीं है। उसके पिता गोली की आवाज सुनकर डर जाते हैं कि उसके बेटे को कुछ हो थोड़ी गया, इसलिए वे तुरंत पहाड़ी की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन गलती से एक ज़ॉम्बी उन पर झपट पड़ता है। बड़ी मुश्किल से उसे मारकर वो तुरंत अपने बेटे के पास पहुंच जाते हैं और वो उसे देखकर तसल्ली होते हैं कि वो एकदम सुरक्षित है। पिताजी को तब जाकर चैन आता है। हालांकि मार्क अपने पिता के हाथ पर एक घाव देखता है। दरअसल ज़ॉम्बी से बचते समय उसे गलती से ज़ॉम्बी ने काट लिया था। पिताजी जानते थे कि वो अब बेटे के साथ आगे नहीं जा सकते। वो अगली सांस लेते हैं और धीरे धीरे पीछे हटकर एक सूखे पेड़ के पास बैठ जाते हैं। उन्हें अपने शरीर में कुछ बदलाव महसूस होता है। वे तुरंत सफाई देते हैं कि उस दिन मिकी के माँ को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उन्हें डर था कि वो भी ज़ॉम्बी ना बन जाए, इसलिए उन्होंने उसे गोली मार दी। मार्क अपनी माँ की तस्वीर निकालता है और पूछता है कि क्या उसकी माँ भी ऐसा ही मरी थी। पिताजी सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि मार्क की माँ तो एक परी थी जिसे काटने पर कुछ भी नहीं होता था। ज़ॉम्बी फैलने के कुछ समय बाद उसे कुछ सैनिक ले जाते थे। माँ को एहसास होता है कि उसे अपने पिता को गलत समझा। उन्होंने बस अपना सारा प्यार अपने दिल में छुपा रखा था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। उसके पिता के शरीर में वायरस बहुत तेजी से फैलने लगा था और वो अपनी आखिरी होश में अपने बेटे को भाग जाने के लिए कहा। अगले ही पल उनकी आंखें धुंधली हो जाती है। जब मार्क को कार में अपना दोस्त मिकी मिल जाता है, तभी पहाड़ी से एक भारी गोली की आवाज आती है। वो जानता है कि अब उसके पिता नहीं रहे। हालांकि मार्क का दिल पहले से कई ज्यादा मजबूत हो गया और वो अपनी माँ को ढूंढना चाहता था। 10 साल से कम उम्र के दो लड़के इस तरह सुनसान जंगल में घूम रहे थे। रास्ते में खेलते कूदते वो कब इंसानी बस्ती के किनारे पहुंच जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता। एक दिन वो रेलवे ट्रैक के किनारे एक अंकल को धूप में आराम करते हुए देखते हैं। दोनों बच्चे उनके पास जाकर कुछ खाने को मांगते हैं। अंकल जब सुनते हैं कि मार्क अपनी माँ को ढूंढने के लिए उस जगह जा रहा है जहाँ परिया रहती है, तो वे उदास होकर आ भरते हैं। वे दोनों बच्चों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन वे जा नहीं सकते क्योंकि उनके सारे बच्चे ज़ॉम्बी बन चुके हैं। अंकल उन्हें मारना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने उन्हें पिंजरे में बंद कर रखा है। स्वस्थ मार्क को देखकर उनकी आंखों में चमक आ जाती है। इन सालों में जितने भी बच्चे के साथ बुरा हुआ, वे सभी वायरस से संक्रमित थे। शायद मार्क और मिकी को वायरस का इलाज मिल जाए। अंकल से विदा लेने के बाद मार्क और मिकी रेलवे ट्रैक के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। जल्द ही उन्हें एक टूटी हुई ट्रेन दिखाई देती है। पहली बार इतना बड़ा वाहन देखकर दोनों बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। इंजन से खेलने के बाद वे पीछे के डिब्बे की तरफ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। दोनों डर कर भागने लगते हैं, लेकिन सामने में दो बंदूकधारी आदमी आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक वीरान
फैक्ट्री में ले जाया जाता है। चश्मे वाला बॉस दो स्वस्थ बच्चों को देखकर हैरान हो जाता है। मिकी का चेहरा थोड़ी बेवकूफ जैसा था, लेकिन उसकी आंखें बहुत साफ है। उसे लगता था कि यह बच्चा स्वर्ग से आया हुआ एक फरिश्ता है। वो मिकी को सबके लिए एक आराध्य प्रतीक के तौर पर रखना चाहता है और मार्क को मारने का आदेश देता है, क्योंकि आध्यात्मिक प्रतीक एक ही काफी है। हालांकि एक गुंडा मार्क की माँ की तस्वीर देखकर थोड़ा पिघल जाता है। इधर बॉस वॉकी टॉकी पर बाकी लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसे एक स्वस्थ बच्चा मिल जाता है। तभी वो दयालु गुंडा मौका पाकर चुपके से मार्क को छोड़ देता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक और बच्चा जिंदा रहेगा तो दुनिया में थोड़ी और उम्मीद रहेगी। मार्क बहुत वफादार है, इसलिए वो अकेला नहीं भागता, बल्कि सभी लुटेरों के सो जाने का इंतजार करता है और चुपके से मिकी के कमरे में घुस जाता है और अंधेरे में टटोलते हुए वे दोनों चोरों के ठिकाने से भाग जाते हैं। अगली सुबह चश्मे वाला बॉस देखता है कि आध्यात्मिक प्रतीक गायब है, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अपने आदमी को गोली मार देता है। इधर मार्क एक इमारत में सामान ढूंढ रहा था। वह पहली बार अपने लिए साफ कपड़े पहनता है और बाहर मिकी से मिलने जाने ही वाला होता है कि उसे पता चलता है कि बॉस उसका पीछा कर रहा है। उसके आदमी मिकी को घेर लेते हैं और गायब हुए मार्क को पकड़ने की तैयारी करते हैं। हालांकि तभी एक ड्रोन अचानक आ जाता है और फिर गोलियों की बौछार होती है, जिससे बॉस और उसके सभी गुंडे जल्द ही ढेर हो जाते हैं। मार्क जल्दी से नीचे दौड़ता है और देखता है कि कुछ सैनिक एक सुरक्षित जगह से बाहर आ जाते हैं। वह सामने आने वाला होता है कि मिकी उसे सिर हिलाकर मना कर देता है। तभी एक सैनिक मार्क के पीछे की जगह की तरफ जाता है। ऐन मौके पर मिकी जमीन से बंदूक उठाता है और जानबूझकर सैनिक पर ध्यान अपनी तरफ खींचता है, जिससे वो अपनी कुर्बानी देकर अपने दोस्त को बचा लेते हैं और उसकी मौत से सैनिक खोजना बंद कर देते हैं। मार्क बेबस होकर जमीन पर बैठ जाता है। अपने पिता को खोने के बाद अब मात्र एक दोस्त को भी खो दिया था। मार्क अपने पिता की चेतावनी याद आती है कि बचे हुए इंसान ज़ॉम्बी से भी खतरनाक होते हैं। दुनिया में कोई परिलोक नहीं होता और ना ही कोई दयालु और ना ही शक्तिशाली परी है। जिसे लड़का गुस्से से अपना किताब फाड़ देता है। अब उसे आगे बढ़ने का एकमात्र वजह अपनी सालों पहले बिछड़ी हुई माँ को ढूंढना था। इसके बाद मार्क एक वीरान शहर में आ जाता है। ऊंची ऊंची इमारतें अब खंडर सा बन चुका है और हर तरफ सड़कें सुनसान पड़ी है और डरावनी चीखें हर तरफ गूंज रही थी। मार्क अपने डर पर काबू पा लेता है और वो एक बार ज़ॉम्बी के झुंड से बच निकलता है। आखिरकार वो उस जंगल पर पहुंच जाता है जहां उसकी माँ की तस्वीर खींची गई थी। लड़का बिना किसी हिचकिचाहट के इमारत में घुस जाता है। एक एक करके कमरों की तलाशी लेता है। हालांकि उसे एक कांच की खिड़की के सामने एक औरत की पीठ दिखाई देती है। धूप के कारण वो तस्वीर में अपनी माँ जैसा दिखाई देता है। मार्क अपने आप को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे आगे बढ़कर औरत का हाथ छूता है और उसे गले लगा लेता है। औरत पीछे नहीं मुड़ती, बल्कि मार्क का हाथ पकड़कर उसे बुरी तरह काट लेती है। तब उसे पता चलता है कि सामने वाली औरत एक ज़ॉम्बी है। वो डर कर पीछे हट जाता है और कांच का दरवाजा बंद कर देता है। अगले ही पल लड़का फूट फूट कर रोने लगता है। उसे उम्मीद थी कि वो उसकी माँ होगी। तब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और मार्क को नहीं पता कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी एक इमारत से एक प्रसारण सुनाई देती है। वो आवाज सुनकर उस तरफ जाता है। एक वर्चुअल इमेज मोटिवेशनल भाषण दे रहा है। तस्वीर में कह रहा था कि शरणार्थियों के आने की वजह से यह कैंप तबाह हो गया है। तभी उसकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ जमा होने लगता है, लेकिन मार्क को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं बचती। मार्क हेडफोन लगाता है और मन ही मन प्रार्थना करने लगता है। हालांकि उसे पता नहीं चलता कि आसपास बहुत सारी गोलियां चल रही है और बॉस के फोन भी देर होते हुए जा रहे हैं। जब मार्क पीछे मुड़ता है तो उसके शरीर पर बहुत सारे लेजर पॉइंट दिखाई देते हैं। दरअसल सरकारी सैनिक यहाँ ज़ॉम्बी को मारने आए थे। तभी एक महिला सैनिक देखती है कि मार्क को काट लिया गया है। वो बस आखिरी बार सामने खड़ी महिला को एक प्यार भरा गले लगाना चाहता है। तभी महिला सैनिक की नजर मार्क के हाथ पर बने एम के निशान पर पड़ती है, तो वो तुरंत अपना मास्क हटा देती है और चिल्लाती है कि इस बच्चे के पास निशान है, और फिर वो मार्क को अपने साथ सुरक्षित स्थान पर ले जाती है।